Hello, welcome in this video lecture. इस अब हमारा जो है इस चैप्टर का पहला पार्ट सोशलिज्म इन यूरोप, ये पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, जैसे आपका चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और रशिया में सोशलिज्म की को किस तरह से लागू किया गया, ये सब हमने पढ़ा। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है रशियन रेवोल्यूशन, इसको हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि रशिया में जो, इसको समझने के लिए आप दो चीज़ें याद रखिएगा कि फरवरी 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ उससे क्या हुआ, मोनार्की जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, यानी किंग को जो है वो हटा दिया गया और अक्टूबर यानी कि 1917 में ही अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ वो सोशलिस्ट ने उस पर जो है कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो जो ओवन थे, रॉबर्ट ओवन, वो तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका ओनरशिप कलेक्टिव होनी चाहिए। यानी समाज में जितने लोग रहते हैं वो उसके ओनर्स होने चाहिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे पहले रशिया जो था वो मोनार्क के अंडर में चल रहा था। तो अब ये कैसे हुआ, हाँ इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जब फरवरी 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें एक ये किंग थे, जार सेकंड। ठीक है, जार निकोलस इनका नाम था और निकोलस जो सेकंड थे वो उस समय अंपायर थे रशिया के। ठीक है, और एक तरह से यहाँ पर एक बात देखने की और भी है कि जब भी कोई चीज़ होती है या कोई रेवोल्यूशन होता है तो ये भी देखा जाता है कि क्या कंडीशंस जो हैं, और कंडीशन कौन सी, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। ठीक, जैसा कि हमने आपको हर वीडियो लेक्चर में बताया है कि कहीं भी रेवोल्यूशन का रीज़न होता है वहाँ की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें देखना पड़ता है कि जो कंट्री है जहाँ पर रेवोल्यूशन होना है, क्या वहाँ की सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी या क्या रेवोल्यूशन वहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की सक्सेस जो है वो वहाँ की जनता के कोऑपरेशन से होती है। बिना जनता के कोऑपरेशन से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ठीक, तो ये चीज़ हम देखेंगे कि रशिया में सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरह की थी। ठीक है, ये हमें वहाँ पर देखना। उसके बाद फिर हम जो है फिर हम देखेंगे कि रशिया में कंडीशंस किस तरह की थी और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि रशिया एट प्रेजेंट और उस समय के रशिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो रशियन एम्पायर इन 1914। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ लो कि जिस समय के रशिया की हम बात कर रहे हैं या जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस समय जो है 1914 में रशियन एम्पायर वॉज जार निकोलस सेकंड। ठीक, एक तो रशिया में रूल करते थे और इनकी जो एम्पायर थे,
जिससे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे तो दिल्ली में होती है, ठीक है, लेकिन उसका जो टेरिटरीज हैं, जो रूलिंग एरियाज हैं, वो क्या हैं, सारे स्टेट्स हैं जो इंडिया के हैं। ठीक, तो इसी तरह से जो रशियन अम्पायर जार निकोलस सेकंड थे, वो रशिया में रूल कर रहे थे, और उनके एम्पायर जो है, इसके लिए आप अपनी बुक में मैप निकाल कर देखो तो उसमें एक आपके राइट हैंड साइड में रशियन अम्पायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया रशियन अम्पायर, ठीक। और इसके अलावा एट प्रेजेंट जो कुछ कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ पार्ट्स, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान, ठीक, ये भी रशियन टेरिटरी में या रशियन एम्पायर में इंक्लूड थे, ठीक है। अब और सुनिए, इसके अलावा ये पैसिफिक तक जो है वो फैला हुआ था, और आज के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिनके नाम भी मैंने आपके लिए, ये भी इसी में इंक्लूड थे, ठीक है। तो इतना रशियन एम्पायर उस समय था, ठीक। और आप अपनी बुक में जार निकोलस सेकंड का एक फोटो भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर। अब आई रिलीजन की बात। रशिया में जो मेजॉरिटी में रिलीजन था वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ठीक है। अब इसको बताने के लिए आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी कि वैसे तो देखो हर रिलीजन में जो है वो सेक्ट्स होते हैं या डिवीज़न होता है ना। क्रिश्चियंस, अगर आप ये समझें कि क्रिश्चियन जो है एक सिंगल रिलीजन है, तो ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिवीज़न है, जिसमें आपका एक तो अपने कैथोलिक्स जो पहले से थे, दूसरा प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। ये अपने अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हु वर प्रोटेस्टेंट्स। तो प्रोटेस्टेंट्स वर दोज पीपल या प्रोटेस्टेंट वर दोज क्रिश्चियंस हु want to या who followed after knowing the region, ठीक है, वो कहलाए प्रोटेस्टेंट्स। तो इसी तरह से रशिया में जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो थे वो मेजॉरिटी में थे। इसके अलावा इसमें कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स जो थे, ये दो पार्ट मैंने आपको बताई दिए। इसके अलावा मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, ये भी जो है इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। इसी तरह से आपने और देखा होगा, मुस्लिम्स में देखा होगा और आपके हिंदूज़ में देखा होगा कि डिफरेंट सेक्ट्स को फॉलो करने वाले जो हैं लोग पाए जाते हैं। तो सेम वे द क्रिश्चियंस वर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द सेक्ट, डिफरेंट सेक्ट्स। तो इसमें जो मेजॉरिटी थी या किस कौन से क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में थे, वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये हुआ कि इनके रिलीजियस हेड अपने थे, ठीक है। और ये रशिया के जो रिलीजियस हेड थे या रशिया के जो धार्मिक गुरु थे, उनको ये फॉलो करते थे या उनको ये मानते थे। कहने का मतलब ये हुआ। तो आई होप दैट नाउ द पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड, ओके। अब हमने आपको ये बताया कि रशिया में क्या कंडीशन थी, कौन उस समय रूलर था, ठीक, और रशियन एम्पायर था क्या उस समय। एम्पायर समझते हैं ना, कि एम्पायर की टेरिटरी जिस पर कि वो रूल करता है। इज दैट क्लियर? ठीक। अब हम देखेंगे
रशियन इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री के बारे में जानने से पहले उसकी इकोनॉमी को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखेंगे कि एक तो आप ये समझ लो कि जो रशिया था वो वहाँ की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे आपकी इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल इनकम है उसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, इसलिए हम इसको एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। किसको? इंडियन इकोनॉमी को। तो सेम प्रॉब्लम वाज देयर, क्योंकि रशिया की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि अगर 100% हैं, ये एग्जाम्पल है, अगर 100 पर लोग हैं उनमें से 85 पीपल जो है वो खेती कर रहे हैं। ठीक, और 15% जो है वो अलग है। तो 85% पीपल जो थे रशियन एम्पायर्स के, वो अपनी जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था? एग्रीकल्चर था। और ये जो पोर्शन है किसी भी यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा था। जैसे फ्रांस और जर्मनी में जो प्रोपोर्शन था वो 40% और 50% था। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रांस में 40% लोग थे एग्रीकल्चर में एंगेज, और जर्मनी में 50% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक, इसके अलावा कल्टीवेटर्स जो थे वो जो एग्रीकल्चर करते थे या जो खेती करते थे उससे जो प्रोडक्शन होता था उससे मतलब अपनी नीड्स को भी फुलफिल करते थे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, और बाकी जो है वो मार्केट में बेचते भी थे। ठीक है, यहाँ तक कि जो रशिया था वो ग्रेन्स का मेजर एक्सपोर्टर था। एक्सपोर्ट का मतलब कहते हैं जब कोई चीज़ देश के बाहर भेजी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। ठीक, तो रशिया जो था वो ग्रेन का एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री था। ठीक है, अब जब किसी कंट्री के 85% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हों तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि 15% कोई ख़ास नहीं हुए। और इसीलिए ये कहा गया है कि इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। पॉकेट्स माने नॉट पॉकेट्स ऑफ योर पैंट्स। यहाँ पॉकेट का मतलब हुआ कि इन ए स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो थी वो छोटे से एरिया में पाई जाती थी, और ये छोटा एरिया कौन सा था? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो जगह थी जहाँ पर कि इंडस्ट्रीज मोस्टली पाई जाती थी। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया था। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्शन था वो क्राफ्ट्समैन करते थे। क्लियर? तो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो क्राफ्ट्समैन के द्वारा किया जाता। क्राफ्ट्समैन मैन का मतलब होता है जो कहना चाहिए कि जो स्किल्ड होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो लार्ज फैक्ट्रीज थी, ठीक है, जो लार्ज फैक्ट्रीज थी और उसमें क्राफ्ट वर्कशॉप भी होती थी। ठीक, 1890s में बहुत सारी फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया जब रशिया का जो रेलवे नेटवर्क है उसको एक्सपेंड किया गया। ठीक है, रेलवेज आप जानते ही हो, रेलवे का
जब बढ़ाया गया या लाइंस और डाली गई और रेलवे नेटवर्क जब बढ़ गया, तब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज में था वो बढ़ गया। ठीक है। अब जैसे आप देखते हैं एट प्रेजेंट जो है कि जिस कंट्री में बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस दिखते हैं या सिक्योरिटी ज़्यादा दिखाई देती है, वो उसी कंट्री में अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के बारे में सोचता है या इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करता है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ, यानी कि विदेशियों ने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना शुरू कर दिया। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि कोल प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन क्वाड्रिपल्ड कहते हैं 4 टाइम्स। ठीक है। तो 1900 तक, 1900 ईयर बता रहा हूँ, 1900 तक कुछ एरियाज़ में फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे वो इक्वल नंबर में, यानी कि उनका नंबर जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है। अब जब नंबर इक्वल हो गया तो अब हम इस जो इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी, जो इंडस्ट्रीज़ के नंबर इंक्रीज़ हो रहा था, उसमें हम देखेंगे कि इन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ का जो है, इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ हम देखते हैं क्या क्या था। तो देखो, सबसे पहली चीज़ थी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडस्ट्रीज की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। ठीक है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो प्राइवेट ओनर होगा वो क्या चाहेगा, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि तो इन द सेम वे प्रॉफिट वाज मैक्सिमाइज्ड। जो जितने इंडस्ट्री ओनर्स थे उनका एक एम था, व्हाट वाज द एम, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट की कोई लॉ या रूल इस बारे में नहीं बनाए थे कि क्या कहते हैं कि प्राइवेट जो ओनरशिप है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो प्रॉफिट को एक तय कर दिया जाए, भाई इतना प्रॉफिट आपको लेना है ना। तो क्या ऐसा नहीं था? तो इसके बारे में आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस और वर्किंग आवर्स को एक डिसाइड कर दिया था कि इतनी वेजेस देनी है और इतने आवर्स की लिमिट है, यानी कि कोई भी जो लेबर है या जो वर्कर है वो इतने घंटे काम करेगा और इतनी इसको वेजेस मिलेगी। ठीक है। लेकिन रीजन क्या था कि इन रूल्स को अक्सर ब्रेक कर दिया जाता था या इन रूल्स को माना नहीं जाता था। वाई? बिकॉज फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स, क्योंकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स वर नॉट सीरियस अबाउट इट, यानी कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो देखें कि ये रूल्स को फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं, वो इन चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाए या प्रोटेक्ट नहीं कर पाए या इसको रोक नहीं पाए। ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये डिसाइड करते थे कि कितनी वेजेस देनी है और 10 to 15 आवर्स जो हैं उनको काम करना है। ठीक। और इसके अलावा वर्कर्स को रूम्स में कहते हैं एडजस्ट किया जाता था, डॉर्मिटरीज थी उनके लिए,
आप अपनी बुक में, अगर आपके सामने बुक है तो उसको पेज नंबर 31 देखिए, उसमें दिखा रखा है उन्होंने कि फिगर नंबर 6 में वर्कर्स जो हैं बंकर्स में सो रहे हैं, जो डॉर्मिटरी थी। और अब देखिए कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स वर स्लीपिंग इन ए सिंगल रूम। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी। ठीक है, और इसके अलावा हम जो है रशियन सोसाइटी के बारे में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि विच टाइप ऑफ रशियन सोसाइटी वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि रशियन इकोनॉमी जो है किस तरह की थी। इसके अलावा रशियन एम्पायर 1914 में कौन था, और किस तरह से मोनार्की आई और उसके बाद फिर मोनार्की ख़त्म हुई, और फरवरी 1917 में मोनार्की को ख़त्म किया गया। और थोड़े दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद जो है सोशलिस्ट ने, जो गवर्नमेंट चल रही थी, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया अक्टूबर का रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ उसके द्वारा। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, फरवरी रेवोल्यूशन में मोनार्की ख़त्म हो गई, और 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन में सोशलिस्ट ने जो है वो गवर्नमेंट को पर अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक, अगर ये दो चीज़ें आपने लर्न कर ली तो आप रशियन रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रशियन सोसाइटी, और इसे हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन get connected. Thank you and thank you very much. Have a nice day.